हेलो स्टूडेंट, अब हम रिलेशन एंड फंक्शन के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने एमसीक्यूज़ करवा दिए। ये सभी क्वेश्चंस, ये सभी केस स्टडी आपके सिलेबस ओरिएंटेड हैं और एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अ जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा इज gigantic exercise. About 900 million people were eligible to vote and voter turnout was about 67%, the highest ever. Let I be the set of all citizens of India. I एक set है जिसमें all citizens हैं इंडिया के who were eligible to exercise their voting right in general election held in 2019. I जो सेट है आपका ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया जिनको वोटिंग राइट्स है इलेक्शन 2019 में। और रिलेशन आर इज़ डिफाइंड ऑन आई एज फॉलो। अब आपको एक रिलेशन गिवन है, ये आपका स्लोगन है 2019 के इलेक्शन का। आर इक्वल टू V1 V2 वेयर V1 V2 बिलोंग्स टू आई। आई आपको पता है आई क्या था, सेट ऑफ ऑल सिटीजन्स इन इंडिया and both use their voting right in general election 2019. V1 V2 जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो उनको राइट है वोट करने का इलेक्शन 2019 में। फिर पहला क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, टू नेबर हैं एक्स और वाई, बिलोंग्स टू आई। आई क्या था, सेट था सिटीजन ऑफ इंडिया का। एक्स एक्सरसाइज हिज वोटिंग राइट वाइल वाई डिड नॉट कास्ट हर वोट इन जनरल इलेक्शन। तो एक्स को तो राइट है वोट देने का, लेकिन वाई को वोट देने का राइट नहीं है, यानी कि उसने वोट ही नहीं दिया है वाई ने। तो विच ऑप्शन इज़ द करेक्ट। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब एक्स और वाई दोनों ने अगर वोट दिया होता तभी वो रिलेशन को बिलोंग करता, क्योंकि रिलेशन में आर में ऐसे एलिमेंट हैं जो V1 और V2 दोनों ही वोट दे रहे हैं, दे आर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट क्योंकि वाई डिड नॉट कास्ट हर वोट, और सेकंड ऑल्सो इज़ नॉट करेक्ट। थर्ड एक्स और एक्स, जबकि एक्स ने तो अपने वोट दिया है, और उसका मतलब है डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन जिसमें एक्स वाई डज नॉट बिलोंग्स टू आर। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्टर एक्स एंड हिज वाइफ डब्ल्यू बोथ एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। यानी कि दोनों ने ही क्या किया है, एक्सरसाइज वोट मतलब वोट दिया है। तो इसका मतलब एक्स डब्ल्यू और डब्ल्यू एक्स दोनों ही बिलोंग करेंगे आर को। इट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बाकी बी नॉट करेक्ट और इसमें भी नॉट बिलोंग्स टू आर दिया है, इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ए इज़ द करेक्ट, क्योंकि उसने कहा है एक्स एंड वाई दोनों को ही एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन, इसका मतलब दोनों ही आर को बिलोंग करेंगे रिलेशन को। उसके बाद थ्री फ्रेंड्स F1 F2 F3 एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट इन जनरल इलेक्शन 2019, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो F1 और F2 आर को बिलोंग करता है, F2 F3 भी आर को। तो इसका मतलब यानी कि F1 और F2 भी दो ऐसे एलिमेंट हैं सेट के जिन्होंने जो रिलेशन में हैं, यानी कि जिन्होंने वोट दिया है और या वोटिंग राइट्स है जिनको, और F2 और F3 को भी वोटिंग राइट है। इसका मतलब F1 और F3 को भी क्या होगा, वोटिंग राइट होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द अबव डिफाइंड रिलेशन आर सिमेट्रिक। अब ये जो रिलेशन है वो कैसा है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, या रिफ्लेक्सिव है, या फिर इक्विवेलेंस है, कैसा है। तो इसका मतलब जो हमारा सेट है वो आई है, सिटीजन का सेट है, और जो रिलेशन दिया है उसमें क्या दिए हैं, बोथ यूज देयर वोटिंग राइट। इसका मतलब अगर मैं रिफ्लेक्सिव को देखूं तो एक्स एक्स टाइप के एलिमेंट होते हैं इसमें, बिलोंग्स टू आर। ओके, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव होगा। अगर मैं कहूँ कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स और वाई दोनों को वोटिंग राइट है, तो वाई एक्स को भी बिलोंग टू आर हो जाएगा, इनको भी वोटिंग राइट होगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी होगा। और ट्रांजिटिव के लिए हम ये चेक करते हैं, अगर एक्स कॉमा वाई को वोटिंग राइट्स है और वाई जेड को भी वोटिंग राइट्स है, तो एक्स जेड को भी क्या होगा, वोटिंग राइट होगा। इसका मतलब ये रिलेशन आपका कैसा है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों ही है। इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। में क्या पूछा गया आपको,
मिस्टर साम एक्सरसाइज्ड his voting right in general election 2019, then Mr. Sam is related to which of the following? All those eligible voter who cast their vote, यानी कि मिस्टर साम ने क्या किया है, वोट दिया। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो कि नीचे दिए गए हैं। तो ऑल दोज एलिजिबल वोटर, यानी कि मिस्टर शाम उन लोगों में से आ रहा है जो कि वोट देने के लिए एलिजिबल हैं और जो अपने वोट को देते हैं, हु कास्ट देयर वोट्स, जिन्होंने अपना वोट दिया। या फिर बी है फैमिली मेम्बर्स और मिस्टर शाम की फैमिली में बच्चे भी होंगे 18 ईयर बिलो, जिनको वोट देने का राइट नहीं होगा। ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया में भी आपके बच्चे 18 ईयर्स बिलो आ जाएंगे। और एलिजिबल वोटर ऑफ इंडिया, यानी कि ऐसे वोटर जो एलिजिबल तो हैं, 18 अबव हैं, इंडिया के सिटीजन भी हैं, लेकिन उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, तो हम उसको नहीं लेंगे। इसका मतलब ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम करते हैं, अब हमारा नेक्स्ट केस स्टडी है इसमें सेकंड। Serlin and Danju are playing Ludo at home during COVID-19. While rolling the dice, Serlin's sister Raji observed and noticed the possible outcomes of the throw every time belongs to the set. यानी कि जब आप लूडो खेलोगे 1 2 3 4 5 6 सबकी पॉसिबिलिटी होती है, उसका एक सेट बन गया है। और लेट ए बी द सेट ऑफ प्लेयर, कितने सेट हैं, कितने यानी कि आपके 2 सेट हैं। ए आपका सेट ऑफ प्लेयर्स का है और बी है सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का। पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं 1 से 6 तक, और ए जो कि बी का सेट है, और ए सेट में 2 प्लेयर हैं आपके। तो इसको इस तरीके से लिया है, ए इक्वल टू एस डी, यानी कि दोनों के नाम का पहला लेटर ले लिया, सेलिन, और दूसरा जो भी है दानजी। और बी सेट में आपके 1 से 6 तक के एलिमेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको बोला है आर सच दैट बी टेंडिंग टू बी डिफाइंड बाई आर इक्वल टू एक्स वाई टाइप के एलिमेंट हैं और वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। इसका मतलब अगर 1 2 टाइप के एलिमेंट होंगे तो 2 इज़ डिविजिबल बाई 1, इस टाइप के। और ये हमारा MCQs में भी था इस टाइप का क्वेश्चन। तो हम अब ये कैसा मतलब रिलेशन बना रहे हैं। तो 1 1 टाइप के भी एलिमेंट होंगे, क्योंकि 1 1 को डिवाइड कर लेगा, फिर 2 2, क्योंकि हमारा जो सेट है वो बी लिया है इसने। डोमेन आपका बी है, बी से बी तक, और बी में कौन से एलिमेंट हैं आपके, बी में ये 1 से लेके 6 तक के। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, क्योंकि एक्स वाई में वाई इज़ डिविजिबल बाई एक्स बोला है। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये सभी आ जाएंगे 6 6, क्योंकि सभी एक दूसरे को डिवाइड करेंगे इसका। और सिमेट्रिक में देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर होगा, क्योंकि 1 2 को डिवाइड करता है, लेकिन 2 1 को डिवाइड नहीं करता, ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए ये सेट आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव होगा ये सेट आपका, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि 1 2 बिलोंग्स टू आर और 2 4 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 4 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1 से 4 भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ट्रांजिटिव है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और उसके बाद देखो सेकंड, राजी वांट्स टू नो नंबर ऑफ़ फंक्शन। अब नंबर ऑफ़ फंक्शन के लिए मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था नंबर ऑफ़ फंक्शंस कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ़ फंक्शन आपको निकालने का सही तरीका क्या होता है, ए टू बी बोला है, यानी कि बी में कितने एलिमेंट हैं वो आपने चेक करना है। ए टू बी बोला है, बी में हमारे 6 एलिमेंट थे आई थिंक, और ए में कितने हैं, 2 हैं। तो अगर नंबर ऑफ़ फंक्शन ए टू बी बोला जाता है, तो बी नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी रेज टू पावर नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए। तो सेट बी में आपके 6 एलिमेंट थे, सेट ए में 2, तो 6 रेज टू पावर 2 ये आपका नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन हो जाएगा, यानी कि हाउ मेनी नंबर ऑफ फंक्शंस आर पॉसिबल है। तो इतने फंक्शंस पॉसिबल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड बाय दिस। तो ये रिलेशन कैसा है, देखो 1 1 है, इसमें नहीं है, इसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 2 2 है, 3 3 3 3 भी नहीं है, इसका मतलब क्योंकि हमारा जो सेट है वो बी है और बी में 1 to 6 एलिमेंट हैं, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक 1 2 है, 2 1 नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव का देख लीजिए, 1 2 है, 2 2 है, फिर 1 1 भी है, 1 3 3 4
और 1 4 नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं है। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। उसके बाद आता है राजीव वांट्स टू नो नंबर ऑफ रिलेशन, पॉसिबल रिलेशंस का फॉर्मूला होता है 2 n ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, यानी कि ए सेट में कितने एलिमेंट हैं और बी सेट में कितने एलिमेंट हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 करने पर नंबर ऑफ रिलेशंस आ जाएंगे हमारे। तो इसमें क्या है, राजीव वांट टू फाइंड द रिलेशन, पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हाउ मेनी नंबर ऑफ रिलेशंस आर पॉसिबल, 2 n a इंटू एन बी। तो 2 n a नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 2 थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 6, तो 2 12 शुड बी द करेक्ट आंसर। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, लेट आर सच दैट बी टेंडिंग टू बी, बी मतलब बी में 1 to 6 एलिमेंट थे, बी डिफाइंड बाई आर इक्वल टू दिस 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सब कुछ है इसमें, मतलब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सभी एलिमेंट खुद को, रिफ्लेक्सिव तो है। और जो इस टाइप का आपका रिलेशन होता है इट इज़ कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन, और ये आपका सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, क्योंकि अगर सब एलिमेंट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इटसेल्फ तो उसका मतलब वहाँ सिमेट्रिक भी हो जाएगा, क्योंकि 1 1 को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज़ मुझे दिख रही है 1 2, ओके 1 2 है तो 2 1 नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक तो नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव है ये। और 1 2 है, फिर 2 2 भी है, 1 2 है, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी है ये रिलेशन। तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। लेकिन अगर ये 1 2 इसमें नहीं होता, मान लो 1 2 नहीं होता, तो हम बोलते ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों है। क्वेश्चन उसके बाद अगला केस स्टडी हमसे क्या कहता है, देखो केस स्टडी 3 हम रीड करते हैं इसमें। एन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड बाइक रेस अंडर 2 different categories, boys and girls. Totally there were 250 participants. Among all of them, finally 3 from category first and 2 from category 2, यानी कैटेगरी 1 से हमने 3 मेंबर लिए हैं, कैटेगरी 2 से 2 लिए हैं। उसके बाद क्या बोला गया है, इन द सेलेक्टेड फॉर फाइनल रेस रबी फॉर्म्स 2 सेट बी एंड जी। बी यहाँ पर बॉयज़ का सेट है और जी मतलब गर्ल्स का सेट है, पार्टिसिपेंट फॉर हिज कॉलेज प्रोजेक्ट। अब आपने क्या करना है ना, एक बार केस स्टडी को अच्छे से रीड कर लेना, उसके बाद हमने क्वेश्चन के आंसर देने। बी लेट बी इक्वल टू B1 B2 B3 और जी इक्वल टू G1 और G2, वेयर बी रिप्रेजेंट द सेट ऑफ बॉयज़ सेलेक्टेड बॉयज़ और सी रिप्रेजेंट द सेलेक्टेड गर्ल्स इन द फाइनल रेस। ओके, तो अब आपको क्वेश्चंस क्या दिए हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, उससे पहले दिया है रबी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर दीज सेट्स फॉर वेरियस टाइप ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। रबी विशेज टू फॉर्म ऑल द रिलेशन पॉसिबल, फिर वही नंबर ऑफ रिलेशन, पॉसिबल रिलेशन मैंने कहा अभी 2n ऑफ a इंटू n ऑफ b। सेट a में कितने एलिमेंट हैं और सेट b में कितने, तो 2 सेट a में 3 एलिमेंट थे और सेट b में 2 एलिमेंट थे, तो इट विल बिकम 2 6, यानी कि ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन। सेकेंड क्वेश्चन है लेट आर सच दैट बी टेंडिंग टू बी, बी माने बॉयज़ का जो सेट था आपका, डिफाइंड बाई एक्स एंड वाई आर स्टूडेंट ऑफ सेम सेक्स, यानी कि बॉयज़ हैं सेम सेक्स हैं। देन दिस रिलेशन आर इज, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी होगा ये सेम। अगर आप बोलोगे एक्स बिलोंग्स टू आर, दोनों ही सेम सेक्स के होंगे यानी कि रिफ्लेक्सिव है। अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर करता है, इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर यानी कि एक्स और वाई दोनों सेम सेक्स के हैं, तो वाई और एक्स भी बिलोंग करेगा आर को, सिमेट्रिक भी है ये। और ट्रांजिटिव भी मैं बोलूँ कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर यानी कि एक्स और वाई सेम सेक्स के हैं, वाई और जेड भी आपके सेम सेक्स के हैं, तो इसका मतलब हम बोलेंगे एक्स और जेड भी क्या होंगे, सेम सेक्स के होंगे, यानी कि दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, सेकंड का ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन, रबी वांट टू नो अमंग दोज रिलेशन हाउ मेनी फंक्शंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम बी टू जी। अभी हमने पढ़ा था नंबर ऑफ फंक्शंस हम कैसे डिसाइड करते हैं, बी से जी यानी कि पहले सेट से दूसरे सेट में
नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट जी, यानी कि सेकंड सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड सेट रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट, यानी कि सेकंड सेट में आपकी यानी कि जी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट थे 2 थे और फर्स्ट सेट में 3 थे। इसका मतलब ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ फंक्शंस, हाउ मेनी फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लेट आर सच दैट बी टू जी, बी बॉयज़ का सेट और जी गर्ल्स का, डिफाइंड दिस। तो आपको बताना ये इंजेक्टिव का मतलब 1 1 होता है, सर्जेक्टिव ऑन टू, नीदर सर्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव, या भी या दोनों है ये। तो पहले चेक करते हैं हम। मान लीजिए ये आपका सेट था फर्स्ट B1 और उसमें एलिमेंट थे B2 और B3, और G1 में G1 यानी कि सेकंड सेट में G1 और G2 2 गर्ल्स थे। तो B1 एसोसिएटेड G1, ये आपका B1 G1 से, और B2 का G2 से एसोसिएशन है, और B3 का जो रेंज है, इमेज बन रहा है, वो क्या बन रहा है, G1, यानी कि 2 ये बन गया। तो ये 1 1 तो है नहीं, ये तो मैनी 1 बन गया। इसका मतलब इंजेक्टिव तो होगा नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट। और सर्जेक्टिव देखिए, सर्जेक्टिव कब होता है, जब कोडोमेन आपका कोडोमेन किसके इक्वल हो जाता है, रेंज के इक्वल हो जाता है, तब हम बोलते हैं सर्जेक्टिव। अब रेंज और कोडोमेन दोनों ही इसमें क्या है, सेम है। G1 और G2 आपका रेंज है, यही आपका कोडोमेन भी है, तो इसका मतलब ये सर्जेक्टिव है। उसके बाद देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कौन सा है, रवि वांट्स टू फाइंड द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन। अब नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन 2 तरीके से निकाला जाता है, 2 फॉर्मूले होते हैं। एक तो NPM, इसे पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने। M क्या चीज़ होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, ये सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, और N जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B होता है। तो सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं NPM, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, NPM लगाने के लिए M, ये जो M है दैट शुड बी लेस देन M, और अगर आपका जो M है नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट ग्रेटर देन N हो गया, तो हम बोलेंगे इंजेक्टिव फंक्शंस हमारे 0 बनेंगे। फिर से सुनना, अगर M लेस देन N है, मैंने बोला M जो है M वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A फर्स्ट सेट में, और N नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड सेट। यदि आपका M लेस देन N है, तब नंबर ऑफ आप इंजेक्टिव फंक्शंस निकालोगे, जो कि हो जाएगा आपका, अभी मैंने बताया था क्या होगा, NPM हो जाएगा। और अगर M आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A ज़्यादा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B से, तो आपके इंजेक्टिव फंक्शंस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसमें अब चेक करते हैं हम, B टू G बोला गया है, B में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, यानी कि B में नंबर ऑफ एलिमेंट को हम बोलेंगे M आपका 3 है, और N आपका क्या है, इसमें 2 है, क्योंकि पहला सेट B है, B में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, और दूसरा सेट क्या है, G है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं। तो जो इंजेक्टिव एलिमेंट होंगे, क्योंकि M इज़ ग्रेटर देन N है, इसलिए 0 हो जाएगा आपका, सॉरी 0 फैक्टोरियल नहीं, 0, A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट रीड करते हैं हम। अब नेक्स्ट केस स्टडी है हमारा, स्टूडेंट ऑफ क्लास ग्रेड 9 प्लान टू प्लांट सैपलिंग्स अलोंग स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ईच अदर। उसके बाद ईच अदर to one side of the playground, ensuring that they planted one of the row of the sapling along the line. लाइन क्या है, y इक्वल टू x माइनस 4, इसके along वो प्लांट लगाना चाह रहे हैं, और सभी पैरेलल रो में है, इसका मतलब इसी के पैरेलल होंगे इस लाइन के। Let L be the set of all lines which are parallel to the ground and R is a relation on L. L क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू द ग्राउंड। तो आपको अब क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आपका जो रिलेशन है उसमें L1 L2 टाइप के एलिमेंट है, L1 इज़ पैरेलल टू L2 वेयर L1 L2 बिलोंग्स टू L। L क्या थे, पैरेलल लाइन का सेट था, देन R इज। अब पैरेलल लाइन यानी कि अगर हम रिफ्लेक्सिव चेक करें तो कोई भी लाइन खुद के पैरेलल तो होता ही है, यानी कि x बिलोंग्स टू R, ये आपका कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरा, अगर मैं बोलूँ कि x y बिलोंग्स टू R, x और y एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो y x भी क्या करेगा, R को बिलोंग करेगा, y x भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है
इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स और वाई एक दूसरे के पैरेलल हैं, वाई और जेड बिलोंग्स टू आर, ये भी एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो एक्स और जेड भी क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेगा। तो ये हमारा एमसीक्यूज़ में भी था और वैसे भी ये क्वेश्चन बनता है, 2 मार्क्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें जल्दीबाजी इसलिए कर रही हूँ मैं क्योंकि ये एमसीक्यूज है, इसमें आपको ऐसी ट्रिक से ही करना पड़ेगा, पूरा सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगला क्या है, आर में, आर एक सेट है, आर एक रिलेशन है जिसमें L1 L2 टाइप के एलिमेंट हैं और L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2। तो हमसे पूछा है कि ये रिलेशन कैसा होगा, विच इज़ ट्रू। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होगा, क्योंकि कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, रिफ्लेक्सिव नहीं है। उसके बाद सिमेट्रिक में लेट सपोज ये L लाइन है और ये M, तो L M के परपेंडिकुलर है तो M भी L के परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये सिमेट्रिक होगा। और ट्रांजिटिव में देखिए, अगर मैं कहूँ कि कोई लाइन L है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू M, L M के परपेंडिकुलर है, उसके बाद M जो है वो N के परपेंडिकुलर है, तो M N के परपेंडिकुलर है, तो L और M एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि परपेंडिकुलर नहीं है, इसीलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि L और M क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और M और जो N है, अगली लाइन में बता दूं, ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यहाँ पर 90 का बना रहे हैं, तो L और N क्या है, एक दूसरे के पैरेलल आ गए हैं, परपेंडिकुलर नहीं होंगे, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ओनली सिमेट्रिक रिलेशन बनाएगा। तो R इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ओके क्वेश्चन नंबर 2 ही था ये। क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शन आर सच दैट आर डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू x माइनस 4। तो ये कैसा आपका रिलेशन होगा, यानी कि जो f(x) है वो क्या है, x माइनस 4 गिवन है, एक लाइन है ये x माइनस 4, तो ये बाइजेक्टिव है, सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, या इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, या नीदर सर्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब 1 1, सर्जेक्टिव का मतलब ऑन टू, और बाइजेक्टिव का मतलब दोनों। तो ये आपका क्या है, R टू R है, जब भी R टू R होगा, यानी कि R का मतलब रियल नंबर, यहाँ पर रिलेशन है, और R आपका R एक रिलेशन के बारे में बात की है, तो ये कैसा होगा, बाइजेक्टिव होगा या नहीं होगा, ये चेक करते हैं। बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 होना चाहिए हमारा, तो जब आपका ये लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन है तो ये 1 1 पक्का होगा, क्योंकि लीनियर फंक्शन का 1 1 होना डेफिनेटली ट्रू होता है। कैसे चेक करते हैं इसको, ये शॉर्ट ट्रिक भी आप मान सकते हो, कोई भी लीनियर फंक्शन दिया है तो आपका वो, चाहे उसका डोमेन और रेंज कुछ भी हो, डोमेन कुछ भी हो, वो कैसा होगा, 1 1 होगा। ये चेक करते हैं, इफ़ f(x1) इक्वल टू f(x2), अगर x1 x2 के इक्वल आ गए तो 1 1 बन जाता है। तो यहाँ पर देखो, x की जगह पे x1 रख दीजिए, x1 माइनस 4 इक्वल टू x2 माइनस 4, तो ये क्या बन जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2, इसका मतलब 1 1 तो है। दूसरा इसमें ऑन टू चेक करना है, और क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है और उसका रेंज क्या है, कोडोमेन R है, तो रेंज भी R ही होगा, इसका मतलब ये सर्जेक्टिव भी बन जाएगा, इसका मतलब बाइजेक्टिव हो जाएगा ये फंक्शन आपका, ठीक है। क्योंकि आप अगर लीनियर है ना, कुछ भी मत सोचिए, अगर R आपको क्या दिया है, कोडोमेन दिया है, तो सीधे आप लगा दीजिए ऑन टू भी है फंक्शन। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक है तब थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। यहाँ देखो, f सच दैट R टेंडिंग टू R डिफाइंड एट f(x) इक्वल टू x माइनस 4, रेंज क्या होगा, रेंज मैंने अभी बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, R ही हो जाएगा इसका रेंज, ठीक है, क्योंकि लीनियर फंक्शन है। क्वाड्रेटिक होता तब आपका फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं होता, क्योंकि क्वाड्रेटिक में स्क्वायर रूट की प्रॉब्लम आ जाती है, स्क्वायर रूट में नेगेटिव चले जाते हैं। ये कह रहा है डिफाइंड बाय दिस देन रेंज ऑफ दिस, तो रेंज क्या बन जाएगा, पूरा R बन जाएगा, और ये ऑन टू फंक्शन भी है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, R में L1 L2 टाइप के एलिमेंट है रिलेशन में, और L1 और L2 एक दूसरे के पैरेलल हैं, और y इक्वल टू क्या गिवन है, x माइनस 4। तो आपको पूछा गया है कि विच इज़ द लाइन L2, यानी कि कैन बी टेकन एज L2। L2 कौन हो सकता है, यानी कि L1 और L2 क्या है, पैरेलल है, तो इस लाइन के पैरेलल निकालने हैं मुझे। तो क्लास 10th का मेथड भी ले सकते हो। पैरेलल कब होते हैं लाइनें,
जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। और 11th में हम स्लोप से चेक करते हैं और 10th में हम ऐसे चेक करते थे। तो यहाँ पर देखो इस लाइन को हम क्या लिख सकते हैं, x से -y और -4 इक्वल टू 0। और दूसरा लाइन इसमें देखो a1 a2 क्या आ रहा है, a1 आपका 1 है और b1 क्या है -1 और c1 क्या है -4। या स्लोप से भी हम चेक कर सकते हैं। इसमें देखो a1 आपका 2, b1 -2 और c1 4। यानी कि अगर मैं a1/a2 निकालूँ तो ये बन जाएगा 1/2 इक्वल टू b1/b2 यानी -1/-2 जो कि इक्वल हो गए हैं। और c1/c2 क्या है -4/5। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/2 और नॉट इक्वल टू 4/5, यानी कि ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वाले लाइन के यानी कि y इक्वल टू x -4 का पैरेलल क्या बन जाएगा 2x - 2y + 5 इक्वल टू 0। और हम स्लोप से भी चेक कर सकते हैं। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx + c से कंपैरिजन कर लो, mx + c से, यानी कि अगर कंपेयर करेंगे तो पहले वाली लाइन का स्लोप आ जाएगा 1 और दूसरी वाली लाइन का इसको हम चेक करते हैं तो -2y है, y इक्वल टू हो जाएगा 2x/2 और +5/2। तो ये बन जाएगा स्लोप, इससे ये कट गया तब भी 1 ही आ रहा है, इसका मतलब ये पैरेलल हो जाएंगे। इट मीन्स या तो आप उस वाले मेथड से करिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तब भी पैरेलल होंगे, और या फिर इस मेथड से कर सकते हो स्लोप निकाल के। उसके बाद देखिए 5th केस स्टडी है, राजी विजिटेड द एग्जीबिशन अलोंग विद हर फैमिली। द एग्जीबिशन हैड ह्यूज स्विंग which attracted many children. Raji found that the swing traced the path of the parabola, यानी कि जो झूला है वो पाथ ऑफ द पैराबोला बना रहा है और इक्वेशन क्या है y इक्वल टू x²। तो ये झूला इस टाइप का ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, यानी कि पैराबोला बना रहा है आपका, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि y इक्वल टू x² दे दिया। अब ये जो फंक्शन है ये आपका f(x = x y) ये कैसा है, तो मैंने अभी बताया था, अगर आपका f सच दैट r टेंडिंग टू r हो गया, यानी कि ये जो r है वो रियल नंबर का सेट दे दिया और क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दिया, तो ये ना तो 1 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा, ठीक है। सीधे ट्रिक याद कर सकते हो, ना तो ये 1 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा। लेकिन इसके बदले अगर आपको क्या दे दिया है, f सच दैट नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर दे दिया, या नेचुरल नंबर का सेट दे दिया, तो ये क्या बन जाएगा आपका इंजेक्टिव तो बन जाएगा, यानी कि 1 1 तो बन जाएगा। अब मैं चेक कराती हूँ कैसे बनेगा 1 1। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि मैंने कहा कि ये 1 1 नहीं होगा, क्यों r है यहाँ पर, -1 का भी स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा, +1 का स्क्वायर भी क्या आएगा 1 आएगा, यानी कि जब आप -1 का इमेज भी 1 आ रहा है और +1 का इमेज भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो हम ये बोलेंगे ये मैनी 1 है, तो 1 1 तो है नहीं। ऑन टू के लिए क्या है, ऑन टू हम कैसे चेक करते हैं, क्योंकि f(x = x² गिवन है, f(x) का मतलब y, मैं y कोई भी एक एलिमेंट ले लेती हूँ r से। तो अगर मैं r से ले लेती हूँ, सपोज़ करिए मैंने -3 ले लिया और y का मतलब f(x) और f(x) आपको गिवन है x² = -3, तो x क्या आ जाएगा √(-3), और जो √(-3) है ये आपका रियल नंबर नहीं है, जबकि ये है इमेजिनरी नंबर, तो डज़ नॉट बिलोंग्स टू r, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। कभी भी हो ऐसे चेक कर लीजिएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये हो जाए आपका, आप कहोगे ये तो x आ जा रहा है, या सपोज़ करिए y को मैंने अगर 4 ले लिया, तो y का मतलब f(x) कितना दिया है x² 4 और x इक्वल टू आपका +-2 जो कि r में होता है। लेकिन अगर माइनस नंबर लोगे, माइनस का कोई भी आपने नंबर ले लिया, तब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसका मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन में अगर आपको रेंज क्या दे दिया है r दे दिया है, तो ये क्या r दे दिया हो, चाहे n दे दिया हो, कोई भी दे दिया हो क्वाड्रेटिक में, चाहे z दे दिया हो, तो ये क्या नहीं होगा आपका सर्जेक्टिव, यानी कि ऑन टू नहीं होगा। देखो f सच दैट r टेंडिंग टू r दे दिया, ये डिपेंड करता है कि आपका जो कोडोमेन है वो कैसा है, क्योंकि ऑन टू होने के लिए कोडोमेन इक्वल टू रेंज होता है। r दे दिया और फंक्शन आपका f(x = x² दे दिया, तो ये ऑन टू नहीं होगा, याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर n दे दिया,
तो भी आपका फंक्शन सेम है, तो भी ऑन टू नहीं होगा। जेड दे दिया तो भी ऑन टू नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ एन दे दिया तो ये 1 1 हो जाएगा। इस केस में तो ये 1 1 भी नहीं होगा, आर सच आर होगा तो 1 1 भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो ये ट्रिक डायरेक्टली याद रखना, एफ सच एन टेंडिंग टू एन बी डिफाइंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो फंक्शन कैसा है, मैंने कहा ये ऑन टू नहीं होगा लेकिन 1 1 होगा। 1 1 है, 1 1 को कहते हैं इंजेक्टिव, ठीक है, क्योंकि हमारे 1 1 का मतलब हो गया आपका जो डोमेन है वो n है, इसमें अभी 1 2 3 सो ऑन ये वाले एलिमेंट है। तो 1 का इमेज 1 ही होगा, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा। यहाँ पे -1 है ही नहीं। पहले केस में क्या था, r था, r में -1 भी मौजूद था, तो -1 का स्क्वायर भी 1 होता, 1 का भी 1, इसीलिए वो इंजेक्टिव नहीं था। लेकिन यहाँ पर आपका जो डोमेन है वो है n, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है एफ सचडेड 1 2 3 टाइप के एलिमेंट है इसके डोमेन में, रेंज में इस टाइप के हैं। तो ये कैसा सेट बनेगा, अभी ये बाइजेक्टिव बनेगा क्योंकि 1 1 भी बनेगा, ऑन टू भी 1 एसोसिएटेड बाई 1, 2 का 4, 3 का 9, क्योंकि ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, क्योंकि ऑन टू तब होगा जब आपका को डोमेन रेंज के इक्वल हो जाएगा और उसमें रेंज सेम आ रही है। तो ये 1 1 ऑन टू यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है एन टू आर है डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैंने अभी बताया था इससे पहले, अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और एफ सचडेड एन टू आर है तो ये फंक्शन आपका कैसा नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा, लेकिन 1 1 होगा। लेकिन इसमें ऐसा पूछा नहीं है, वैसे इसमें रेंज पूछा है। रेंज का मतलब n को 1 मतलब n में जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 सो ऑन आएगा। तो 1 रखने पर 1 का स्क्वायर 1, 2 रखने पर 4, 3 रखने पर 9, 4 रखने पर 16, यानी कि ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जेड टू जेड में भी मैंने बोला नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, क्योंकि जेड का मतलब होता है इंटीजर्स का सेट। तो इंटीजर का सेट में क्या होगा, -1 -2 इस टाइप के एलिमेंट होंगे इसमें, 0 1 2। और अगर ऐसा है तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा और +1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 1, तो मैनी 1 हो जाएगा, 1 1 नहीं है। और जेड में सभी एलिमेंट होंगे, कभी भी किसी का स्क्वायर आपका माइनस नहीं हो सकता है, इसलिए ये क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो जेड है कभी भी इमेज के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में वो रेंज, एक्स स्क्वायर हम लोग रेंज है, और रेंज में हमारा ये क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, जबकि जेड दिया है आपका कोडोमेन, तो कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, इसका मतलब ये सब्जेक्टिव नहीं है। तो इसका मतलब सब्जेक्टिव नहीं है, तो 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, नीदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो ये हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब इनको 1-2 बार आप देख करके 2 की स्पीड में देख करके सॉल्व कर लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।